नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में दो कंट्रीज ऐसी निकली हैं बाहर, जिसको कहते हैं भारत और इंडोनेशिया। दोनों ने एक नई स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी, एक नेशनल वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। दोनों ने अपना अपना एक सॉवरेन फंड अनाउंस कर दिया। और दूसरी तरफ देखते हैं कि आसियान भी लगा हुआ है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा होगा तो डी डॉलराइजेशन को भी रुकवाने के लिए ट्रंप ने सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया ने माथा भी टेक दिया कि हम डी डॉलराइजेशन नहीं होने देंगे। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेशनल वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी में अपना एक स्टैंड बनाने के लिए, जिसमें इंडोनेशिया ने पहल करी है और इंडिया भी अभी पीछे नहीं रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ। जय सिया राम के साथ। जय सिया राम सर। सर, ये बिल्डिंग ऑफ नेशनल वेल्थ, ये कौन सी स्ट्रेटजी है जो इंडोनेशिया और इंडिया दोनों ने करनी शुरू कर दी, मिलकर भी और इंडिविजुअली भी? देखिए, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है इसके अंदर सॉवरेन वेल्थ फंड होता क्या है। जैसे आपने सुना है कि नाम के अंदर ही सॉवरेन है, तो इसका मतलब है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रहेगा, स्टेट बैक्ड रहेगा, स्टेट मैनेज रहेगा, स्टेट का इन्वेस्टमेंट रहेगा। और ये इन्वेस्टमेंट होगा ओवरसीज एसेट्स में। जैसे आप समझ लीजिए, अगर इंडिया अगर कहीं पे जाके स्ट्रेटेजिकली किसी पोर्ट में इन्वेस्ट करता है, किसी के जाके अगर समझ लीजिए लिथियम माइंस में इन्वेस्ट करता है, कहीं पे कोबाल्ट माइन में इन्वेस्ट करता है, कहीं पे जाके किसी पाइपलाइन जो बन रहा है उसमें स्टेक उठाता है, तो एक तरह से भारत को एक लेवरेज होगा। ठीक है। आपने देखा भी है कि अभी अदानी के ऊपर कितने अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि वो जो स्टेट का जो फंड, स्टेट का बैकिंग भी आ जाएगा इसमें। तो एक तरह से आपने देखा कि पीछे एलआईसी के ऊपर जो अटैक्स हो रहे थे, तो अब ने गवर्नमेंट ने सोचा है कि चलो एक सॉवरेन वेल्थ फंड भी बना लेते हैं। इसमें फायदा एक चीज रहेगा कि गवर्नमेंट विल बी एबल टू टेक डिसीजन इन नेशनल इंटरेस्ट। अब जैसे अदानी कोई फंड लेता है, अब समझिए एलआईसी से लेता है या बाहर से कहीं लेता है, हमेशा अटैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर। बार बार इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं अब्रॉड, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। और ये और इन्होंने सितंबर में ही अनाउंस कर दिया था। इसके फंड्स कैसे आएंगे? इंडियन गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर अ फंड ऑफ ₹50 लाख। तो आप समझ लीजिए एक 1 बिलियन इज इक्वल टू 8,500 करोड़। तो आप सोच लीजिए, तकरीबन मेरे हिसाब से इट शुड बी अराउंड $600 बिलियन। और इंडोनेशिया ने भी बोला है कि दे आर एमिंग फॉर $982 बिलियन। ठीक है। तो ये इतना पैसा आएगा कैसे? जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, उनके शेयर्स को अप्रोप्रिएट किया जाएगा, उनको शेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। एक स्पेशल एक स्पेशल एक अंडरटेकिंग बनाया जाएगा, उसके अंदर ट्रांसफर करके उसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा। इससे क्या होगा, जो डिविडेंड आएगा वो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को आएगा। अभी भी आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, पर ये होगा एक कंसोलिडेटेड फंड होगा। इससे क्या होगा, रैशनलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन भी होगा। इंडियन गवर्नमेंट चाहे, उसको लगेगा कि फंड की जरूरत है, तो वो और भी शेयर्स इश्यू कर सकता है। उसका जो उस वो शेयर्स को कोलैटरल या प्लेज रख के वो फंड भी रेज कर सकता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। इसके कारण इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो बढ़ेगा। कहीं पे अगर उनको पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना है, कहीं पे उनको माइंस में इन्वेस्ट करना है, कहीं पे उनको ऑयल फील्ड में इन्वेस्ट करना है, कहीं पे पाइपलाइन बिछाना है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। और आपने देखा है कि सिंगापुर की जो है टेमासेक होल्डिंग्स है, आपने देखा है कि नॉर्वे का है जो उनका जो पेंशन फंड है, इट इज द लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड इन द वर्ल्ड। अमेरिका के खुद के सॉवरेन वेल्थ फंड है, इवन पाकिस्तान के पास है। आप सोच लीजिए। ठीक है। और जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है अभी जो आए हैं, ही इज अ वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन। वो पहले खुद एक मिलिट्री जनरल रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और अब वो प्रेसिडेंट बने। और बात ये भी हो रही है कि ही माइट बी कंसिडर्ड एज एन, उनको इन्विटेशन दिया जा सकता है नेक्स्ट ईयर टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया जाएगा। वो
कि उसका भी एक ऐसा रहेगा, कंडीशनल रहेगा कि कितने डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे। अगर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भारत में आके वो बोलेंगे कि हमें आप अपना तेजस दे दो, हम आपको हमारा ब्रह्मोस दो, हमारा पिनाका दो, तो उनको शायद उनको इनविटेशन दे के उनको यहाँ पे माला पहना देंगे कि आप आ जाइए, चीफ गेस्ट बन जाइए। लास्ट ईयर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट आए थे, तो उनको भी वैसा ही किया जाता सर। ग्लोबल ट्रेड में मैक्रोन। हाँ, वो जो भी है, इसको बोला जाता है कि ग्लोबल ट्रेड में आपका क्या बेनिफिट्स होता है, ट्रेड बेनिफिट और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, उसी हिसाब से ये सब इनविटेशन दिया जाता है। तो एक और एक चीज देखिए कि उन्होंने एक और एक चीज बताया है कि एक नया डिजिटल फ्रेमवर्क भी बनने वाला है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी बनने वाला है, जिसके कारण रूल स्टैंडर्डाइज होंगे। जितने भी ई कॉमर्स फॉर्म्स है, जितने भी उधर जो पेमेंट्स के जो फ्लो पेमेंट टर्म्स होते हैं और क्रॉस बॉर्डर डेटा डेटा का जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, सबके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन होने वाला है। और सर आपको ये भी बता दूं कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, जो आसियान कंट्रीज है, वो आपस में ही एक ट्रेडिंग ब्लॉक बना रहे हैं। दे आर गोइंग फॉर सेटलमेंट इन आपस में करने वाले हैं इन अ सिंगल करेंसी। तो वहां पे वो काम भी हो रहा है। तो भारत भी वो काम कर सकता है सबके साथ। भारत भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बुला के वो एक तरह से उनको भी बोल सकता है कि 4-5 कंट्री मिलके हम अपना ट्रेड आपस की करेंसी में हम कर लें। तो ये पॉसिबल हो रहा है मेरे हिसाब से। तो भारत को सीखना भी चाहिए, सब अच्छा तरीका। ठीक है, इंडोनेशिया ने लीड लिया, 980 बिलियन डॉलर का फंड वो क्रिएट कर रहे हैं, हमारा भी 600 बिलियन का है। लेकिन एक चीज और भी है, आपको याद होगा मलेशिया के अंदर भी ऐसा ही फंड एक क्रिएट किया गया था, लेकिन वहां पर भी इसे फंड को मिसयूज किया गया, करप्शन उसके अंदर आई और उसका बटा बैठ गया। आपको नहीं लगता कि आज अगर मोदी जी इसको शुरू करेंगे, मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, कल को कहीं भी कभी भी, कभी केजरीवाल, कभी कांग्रेस की पार्टी, कभी भी अगर इस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है, तो वो तो आते ही मिसयूज करेंगे। 600 बिलियन डॉलर, वो तो सर 6 रुपए ना छोड़े कहीं भी, 600 बिलियन डॉलर तो आते ही खा जाएंगे। आपको नहीं लगता कि मिसयूज और करप्शन के लिए एक रास्ता खुल जाएगा? देखिए, बहुत जगह मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिफॉर्म्स हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। सोनिया गांधी के जैसे टाइम नहीं था कि वो उन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बना दिया और पीएमओ को सुपरसीड कर रहे थे। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, इट इज गोइंग विद द डेकोरम प्रोटोकॉल्स, और वो एक तरह से सिस्टम बना रहे हैं जिसमें प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे। आपने देखा है कि बहुत बार सीएजी ने मोदी गवर्नमेंट को सेंसर किया, ठीक है। तो एक तरह से आपने देख लिया कि मोदी गवर्नमेंट इज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म। उनको मालूम है जहां पे गलती है वो स्वीकारते भी है और उस पर काम करना चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम जो बन रहा है इंडिया में, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, इट इज उसके अंदर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी होंगे। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये फोरसाइटेडनेस होगा कि कल वो हमेशा अगर वो सत्ता में ना रहे और ऑपोजिशन आ जाए, तो ये फंड्स का मिसयूज नहीं कर पाएगा। और मेरे हिसाब से सॉवरेन वेल्थ फंड बनाने का ही एक रीजन होता है कि जब आप इंटरनेशनल लिस्टिंग करते हो, आप ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के स्क्रूटिनी में आ जाते हो। आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि आप इंटरनेशनल रूल्स और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसको फॉलो भी करना पड़ता है। तो ये आपके जैसे लाला कंपनी नहीं बन जाती है कि आप मर्जी चाहे कुछ भी कर दो। तो दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट की वेल्थ है उसको बाहर लेके आ रहे हैं। जैसे आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, आपके घर में सोना पड़ा है, उसको आपने बाहर लेके आ गया, आप उसको यूज करके उसको सोने को गिरवी रख के प्लेज करके आप पैसा उगाते हो ताकि नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। तो वैसी बात है सर। और जब ये चीज बाहर आती है और वहां पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, तो ये काम नहीं होगा। देखिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। ये सॉवरन फंड बना रहे हैं, आपने बोल दिया बड़ा अच्छा है, लेकिन आपको मालूम है कि ऑलरेडी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट जो सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं वो मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, और ये किसी और को पैदा नहीं होने देते। आपको नहीं लगता कि भारत एक बहुत ही ऐसे स्फेयर में जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर इंटेंस कंपटीशन शुरू हो जाएगा, जैसे अबू धाबी है, अमेरिका है, स्वीडन है, इनके साथ शुरू हो जाएगा। भारत उसमें से अपने आप को कैसे स्टीर आउट करेगा फिर?
भारत के साथ सब लोग एग्रीमेंट करने के लिए रेडी बैठे हैं। हम ही हाथ नहीं बढ़ा रहे थे। भले ही आप देख लीजिए, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, या कुवैत का फंड है, या स्वीडन का है, जो भी है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। आपने सुना होगा कि कैनेडियन पेंशन फंड, इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो के, दे हैव रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडियन मार्केट, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है। सर, पैसा जहाँ पे दिखेगा, रिटर्न जहाँ पे दिखेगा, सब चीज माफ है सर। और मेरे हिसाब से वहां पे लोग आने वाले हैं और मोर कोऑपरेशन होगा। लोग बोलेंगे कि इंडिया को आप हमारे में आके इन्वेस्ट करिए, क्योंकि म्यूचुअल ट्रेड और कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट सबको चाहिए सर। नो बडी इज इम्यून टू इट। इवन चाइना ऐसा है कि वो रोज अमेरिका को गाली देता है, पर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी तो उधर ही आ रहा है। जापानीज और चाइनीज के बीच में इतना प्रॉब्लम है, पर जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर। ताइवान और चाइना का देख लीजिए, रोज चाइना उनको बोलता है कि मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा, आपके ऊपर एयरक्राफ्ट भेज देता है, एनसर्कलिंग कर देता है, पर ट्रेड टाइज तो दोनों के बीच में आज भी है। सर, ट्रेड एक हम्म। ऐसा चीज है विच विल प्रिवेंट वॉर। मेरा यही मानना है। और इस हिसाब से ये एक अच्छा मूव है, जिसके कारण भारत अपना एक सॉफ्ट पावर भी दिखा पाएगा। सर, दो चीजें हमें जो सुन रहे हैं अभी उनको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये जो सॉवरेन फंड होता है ये करता क्या है। पहली बात है कि जितना भी आपके कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है इस फंड को के थ्रू, ये सारे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये पैसा लगता है और इसकी जो रिटर्न्स हैं वो बहुत हाई होती हैं। अगर आप सिंगापुर का एग्जांपल लें, आज सिंगापुर इतना डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि उनका अपना एक सॉवरेन फंड था। जो बैंकिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर 2-3% है सिर्फ, लेकिन जो ये सॉवरेन फंड था इसका एनुअल रिटर्न्स 7% से भी ज्यादा था, यानी कि बैंक से 2-2.5 गुना ज्यादा इसमें रिटर्न्स आती हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी हाईली पेइंग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे बनेगा तो हाई इनकम है, रोडवेज हैं तो उस पर इनकम है, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, सभी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें होती है उसमें पैसा लगता है, इसलिए रिटर्न्स हाई होती हैं। सर, आपको लगता है कि ऑलरेडी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा कैपिटलाइजेशन हो चुकी है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड, भारत को इस सॉवरेन फंड की अभी और ज़रूरत है भारत के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस की, या हमारा टारगेट दुनिया है अभी? सर, ये सॉवरेन वेल्थ फंड विल बी यूज फॉर इन्वेस्टिंग इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स अब्रॉड। जैसे कोई इंडियन कंपनी को फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, या किसी जैसे अदानी को जरूरत पड़े, तो दिस फंड माइट सपोर्ट अदानी। ये कल ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लीजिए रिलायंस को लगे कि उसको कहीं पे तेल मिल रहा है, वो ऑफशोर ड्रिलिंग करना चाहे किसी और कंट्री में, तो दे कैन अप्रोच द इंडियन गवर्नमेंट कि आप हमको फंड दीजिए, ताकि हम आपके इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट वहां पे डेवलप करेंगे। तो एक तरह से शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, ये सब चीजों के लिए जरूरत पड़ता है सर, फंडिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, आपके घर में सोना पड़ा रहता है, उसका कोई यूज नहीं है। अगर आप उसको बैंक में रख देते हैं और उसको प्लेज करके आप मोनिटाइज करते हैं, और उसके थ्रू आप रिसोर्स रेस करके जब आपका काम हो जाता है आप इंटरेस्ट के साथ चुका देते हैं, तो इसमें फायदा दोनों को होता है। दिस इज दैट मैकेनिज्म। और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी मुहिम है इंडियन गवर्नमेंट की, कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, जो हम भारत के नवरत्न है, भारत के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उनके शेयर्स को वो एक स्पेशल अंडरटेकिंग में डाल के एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाने वाला है, जिसका उन्होंने कॉर्पस रखा है टारगेट, इट इज अराउंड 50 लाख करोड़। दैट इज अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन आज की डेट में। यही सर, यही बहुत स्टोरी है सर। अभी अभी अगर देखेंगे चाइना के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इन्होंने भी यहाँ पे फंड बनाया, पूरे दुनिया में अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश किया। आज की डेट में 57% से ज़्यादा रेवेन्यू चाइना के अंदर जो आ रहा है वो फॉरेन में जो कंपनीज खोली थी इन्होंने, वहां से पैसे आ रहे हैं। यानी कि आपने किया क्या, आपके अंदर जैसे रिलायंस है, अदानी है या टाटा है, इनकी फैक्ट्रियां पूरी दुनिया में लगेंगी, वहां पर पोर्ट्स बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, हमारे पास आएंगे, वहां पर जो इनकम आएगा वो स्टेडी इनकम आएगा, वो अपने कंट्री में आकर भारत में आएगा पैसा, और यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए। यानी कि हमारा जो डिपेंडेंसी था बाहर के दुनिया के कैपिटल के ऊपर वो कम हो जाएगा। अभी आपने देखा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भारत की स्टॉक मार्केट को गिरवाने के लिए पैसा निकालना शुरू कर दिया,
और हमारी मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई, जबकि हमारी कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है अभी भी ठीक है। यानी कि ये जो सॉवरन है, सॉवरन का मतलब ही है कि हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, दुनिया हमारे लिए काम करेगी, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हमें आएंगे और उसी रिटर्न से हम काम करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, चाइना ने अमेरिका का डेट खरीदा हुआ है, यानी कि अमेरिका में 1 ट्रिलियन से ज्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट थी, 5.5% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 55 बिलियन डॉलर सिर्फ अमेरिका चाइना को पे करता है हर साल, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। चाइना को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। $55 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट जो चाइना फ्री में आज कमा रहा है। वही काम अब भारत भी करने की सोच रहा है। सर वो अब जो 55 बिलियन है अब हो गया 47.5 बिलियन, क्योंकि रेट कट भी कर दिया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से यस 45 बिलियन हो गया है। तो जिस हिसाब से ये सब एक बहुत ही अच्छी मुहिम है कि भारत क्या करेगा, मोस्टली मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उसको परचेज करेगा, और वो परचेज करके भारतीय कंपनी को बोलेगा आप डेवलपमेंट करो उसमें। तो एक तरह से जो फाइनेंशियल पावर है वो भारतीय कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को मिलेगा। और आप ये भी देखेंगे कि ऑपोजिशन बोलेगा कि अदानी और अंबानी चोर भी है, ये बात भी और भी चलती रहेगी। ठीक है, वो सब तो उनका टाइम पास है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। थैंक यू सर, आपने आज सुबह मुझे बताया, जिसके कारण मुझे भी एक क्लैरिटी आई इसके ऊपर। बस इसी के साथ सर, जय श्री राम। एक मैं लास्ट चीज बोलूंगा कि कहां भारत फ्रेजाइल 5 में था, हम भीख मांगते फिर रहे थे पूरी दुनिया से कि हमें पैसा दे दीजिए, हमारे पास कंट्री भी चलाने का पैसा नहीं है। और आज आप भारत का कॉन्फिडेंस देखिए वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमने एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी। दिस इज सनातनी भारत, जहां पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी है कि अब हम दुनिया में इन्वेस्ट करेंगे और अपने भारत को आगे लेके जाएंगे। दुनिया अब हमारे लिए काम करेगी, अब दुनिया हमारे से भीख मांगेगी, हमें किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं फोर साइटेडनेस। और एक चाय वाले ने, ये सारे हार्वर्ड और ये लंदन बिजनेस स्कूल वाले, ये जितने लोग थे, इनको फेल कर दिया। मैं खुद वैसे उसी यूनिवर्सिटी से आता हूं, लेकिन हम सब इस चाय वाले के सामने हम फेल हैं। ये कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, बट ये मोदी जी ने करके दिखाया है। दैट इज वाई सैल्यूट तो आज यार मोदी जी के लिए बनता ही है। एंड सर, द वे यू हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो चीजें मुझे भी क्लियर नहीं थी वो भी आपने कर दी, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय सिया राम।